कभी तुमने अंधेरे में किसी को चलते सुना है? कभी बंद कमरे में किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा? या फिर कोई ख्वाब जो हर रात एक ही मंजर दिखाता हो? ये वो लम्हात हैं जहां अक्ल खामोश और खौफ बोलने लगता है। यहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। खुशामदीद सिद्दीकी हॉरर स्टोरीज में, जहां साए जिंदा है और हकीकत ख्वाबों से भी ज्यादा खतरनाक। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमने फैसला किया कि दामने को पर रात गुजारेंगे। इस्लामाबाद का मौसम हमेशा दिलकश रहता है, मगर उस दिन की हल्की धूप, ठंडी हवा और नीले आसमान ने जैसे हमें खुद दावत दी हो। मैं, जैन, बिलाल और हारून, 4 दोस्त, हम सब कॉलेज के जमाने से इकट्ठे थे। एडवेंचर हमारा जुनून था। कभी मरी, कभी पीर सोहावा, कभी नीला सांग, मगर दामने कोह का नाम आते ही सबके चेहरे खुल उठे। बिलाल ने कहा, यार वहां से पूरा इस्लामाबाद नजर आता है, रात को लाइट्स जगमगाती हैं, फोटोज जबरदस्त आएंगी। हमने सोचा क्यों ना एक रात वहीं कैंप किया जाए। यह फैसला हमें बहुत मासूमाना लगा, मगर हम नहीं जानते थे कि वो रात हमेशा के लिए हमारी यादों में खौफ बनकर नक्श हो जाएगी। दोपहर के करीब हमने कार में सामान रखा, टेंट, बारबेक्यू का इंतजाम, गिटार, स्पीकर, टॉर्च और एक छोटी गैस लाइट। रस्ते भर हंसी मजाक चलता रहा। हारून गाड़ी चला रहा था और रेडियो पर राहत फतेह अली खान की आवाज गूंज रही थी। जब तुम आते हो सामने, दिल धड़कने लगता है। हम भी गुनगुनाने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि शाम ढलने के बाद ये दिल खौफ से धड़कने लगेंगे। दामने कोह पहुंचकर हमने पार्किंग के करीब से ऊपर एक छोटी पगडंडी ली जो जंगल की तरफ जाती थी। वहां एक खुली जगह थी, दरख्तों से घिरी, मगर इतनी कुशादा कि टेंट लग सके। सूरज ढलने लगा तो हल्की नारंगी रोशनी पहाड़ों के किनारों पर फैल गई। हमने टेंट लगा लिया, लकड़ियां इकट्ठी की और चाय चढ़ा दी। नीचे से इस्लामाबाद की चमकती इमारतें और गाड़ियों की लाइट्स ऐसे लग रही थीं जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। जैन ने मोबाइल निकाल कर कहा, भाइयों आज रात इंस्टा पर लाइव जाएंगे। हम हंस दिए। बिलाल ने स्पीकर पर मौसीकी चलाई, नरम सा गाना, ठंडी हवा, धुंद आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों में रक्स करने लगी। 5 बजे के बाद फिजा में एक अजीब सा सुकून था, मगर साथ ही एक खामोशी भी। कोई चिड़िया नहीं बोल रही थी, दरख्तों के पत्ते भी जैसे थम गए थे। मैंने हंसी में कहा, यार ये कैसा जंगल है, यहां तो आवाज ही नहीं आती। हारून बोला, शायद सर्दी की वजह से सब छुप गए हों। मगर बिलाल ने आहिस्ता कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। हमने हंसकर इसकी बात उड़ा दी। ओ भाई, फिल्में ज्यादा देखना बंद कर। 6 बजे के करीब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया। हमने आग रोशन की, बारबेक्यू शुरू किया और मौसीकी ऊंची कर दी। धुंध गहरी होने लगी, फिजा में सर्दी बढ़ गई, मगर हमारा जोश बरकरार था। जैन ने कहा, पता है, कहते हैं रात को यहां जिन आते हैं। एक बार एक फैमिली ने टेंट लगाया था, सुबह सिर्फ खाली टेंट मिला। हम सब हंस पड़े। ओ भाई कहानी छोड़, कबाब पलटा। हवा चलने लगी, दरख्तों के पत्ते झूलने लगे। दूर से किसी जानवर के भागने की आवाज आई, जैसे कोई लोमड़ी या कुत्ता हो। रात के 8 बजे तक खाना मुकम्मल हुआ। हम आग के गिर्द बैठ गए। आसमान पर चांद उभरा, आधा मगर खूब रोशन। धुंध बढ़ चुकी थी। इसी लम्हे बिलाल ने कहा, यार वो देखो, दरख्त के पास कोई खड़ा है। हम सब ने मुड़कर देखा। वाकई एक सफेद सा साया धुंध के अंदर खड़ा था। हमारी हंसी अचानक रुक गई। जैन ने मोबाइल की टार्च जलाई। कुछ सेकंड रोशनी धुंध में फैली, मगर वहां कुछ नहीं था। हारून बोला, यह आंखों का धोखा है, चल छोड़ो। हमने फिर बातें शुरू की, मगर अंदर एक अजीब सी बेचैनी आ गई थी। तकरीबन 9 बजे के करीब हमने लाइट कम की और चाय पी। बिलाल ने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दिया ताकि सुबह कुछ फुटेज देख सके। कैमरा दरख्तों के सामने रखा था। हमें क्या खबर थी, वही कैमरा बाद में वो मनाजिर रिकॉर्ड करेगा जो आज तक मैं नहीं भुला सका। रात गहरी होने लगी।
नीचे शहर की रोशनी मध्यम हो गई। ऊपर पहाड़ों में सिर्फ हवा की सरसराहट बाकी थी। जैन ने कहा, रात लंबी है, थोड़ा सोना चाहिए, सुबह जल्दी निकलेंगे। हम सब मान गए, लेकिन जैसे ही हम सोने लगे, कहीं दूर से एक मध्यम आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, कोई कुछ ना बोला। ये थी उस रात खौफ की पहली दस्तक। मैं नहीं जानता कि वो आवाज कहां से आई थी, मगर इतना जरूर याद है कि वो इंसानी नहीं लग रही थी। धुंध में वो रोने की मध्यम आवाज ऐसे फैल रही थी जैसे दरख्त भी उसके साथ सिसकियां ले रहे हों। हम चारों खामोश थे। हारून ने आहिस्ता कहा, यार ये कोई औरत लगती है, शायद नीचे सड़क के करीब कोई फंस गई हो। जैन ने जवाब दिया, इतनी रात को और ये जंगल के अंदर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हमने फैसला किया कि देखते हैं। बिलाल और मैं टॉर्च लेकर कैंप से चंद कदम दूर निकले। धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ भी पूरा नजर नहीं आ रहा था। हेलो, कोई है वहां? मैंने आवाज लगाई। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर धुंध के अंदर से किसी के कदमों की हल्की चाप आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा हो। हम दोनों की टांगें कांपने लगीं। टॉर्च की रोशनी हल्की सी किसी चीज पर पड़ी। वो एक औरत थी, सफेद शाल में लिपटी हुई। उसके बाल चेहरे पर थे और वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रही थी। मेरा बच्चा कहां है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हम दोनों के हाथों से टॉर्च गिर गई। मैंने चीख कर बिलाल का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगा। पीछे से किसी के रो देने की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। हम हाँफते हुए वापस आग के पास पहुंचे। जैन और हारून ने पूछा, क्या हुआ? बिलाल बस यही कह सका, वो औरत, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं और वो बच्चा ढूंढ रही थी। जैन ने कहा, ओ खुदा के लिए डरामे बंद करो। मगर जब मैंने टार्च उठाने की कोशिश की, तब मैंने देखा मेरे जूते पर किसी के गीली उंगलियों के निशान थे। हम सब के रंग उड़ गए। हारून ने फौरन मोबाइल कैमरा ऑन करके आसपास देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। यार, यहां रहना ठीक नहीं, अभी नीचे चलते हैं, मैंने कहा, मगर जैन बाजिद था। हम भागने नहीं आए, एडवेंचर के लिए आए हैं। हमने हिचकिचाते हुए रात वहीं गुजारने का फैसला किया। कैंप में खामोशी थी। आग आहिस्ता आहिस्ता बुझ रही थी। हवा चल रही थी और धुंध ने पूरे इलाके को निगल लिया था। हमने टेंट के अंदर जाने का सोचा। मैं और बिलाल अंदर लेटे, जैन और हारून बाहर बैठे थे। कुछ देर बाद मैंने सुना जैसे कोई बाहर चल रहा है। कदमों की आहिस्ता आहिस्ता चाप टेंट के गिर्द। मैंने पर्दा थोड़ा सा हटाया, मगर बाहर सिर्फ धुंध थी। फिर किसी के गुनगुनाने की आवाज आई, लोरी जैसी, सो जा मेरा बच्चा, सो जा। बिलाल की आंखें फटी रह गईं। यार, तुमने सुना? मैंने सर हिलाया। बाहर जैन की आवाज आई, कौन है? सामने आओ। फिर अचानक जैन की चीख। हम दौड़कर बाहर निकले। जैन जमीन पर गिरा हुआ था, आंखें फटी हुई, चेहरा जर्द। हारून कांप रहा था। वो औरत थी, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। उसका हाथ मेरे मुंह पर था और वो कह रही थी, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगी, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। हमने जैन को उठाया, मगर वो बोला नहीं, बस खाली आंखों से आसमान की तरफ देखता रहा। हमने टेंट के करीब से कुछ सुनने की कोशिश की। हवा में फिर वही आवाज, मेरा बच्चा कहां है? और साथ ही बच्चे के रोने जैसी आवाज। मैंने कानों पर हाथ रख लिए। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि सीना फट जाए। फिर अचानक दरख्तों के दरमियान किसी चीज के दो सुर्ख आंखें चमकी। मैंने रोशनी मारी। वहां वही औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक फटी हुई गुड़िया थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, तुमने मेरा बच्चा देखा है? मैंने चीख कर कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं पता।
फिर वो हल्की सी मुस्कुराई और धुंध में गायब हो गई। अब हमने एक लम्हा भी वहां रुकने का फैसला नहीं किया। जैन नीम बेहोश था। बिलाल सामान छोड़कर नीचे की तरफ भागने लगा। हारून ने गाड़ी की चाबी संभाली। पहाड़ी का रास्ता नीचे उतरते हुए बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ हमारे कदमों की चाप और दिल की धड़कन। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी के करीब पहुंचे, गाड़ी के शीशे पर किसी ने अंदर से उंगलियों के निशान बनाए हुए थे। 5 लंबे टेढ़े निशान, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। जैन ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से हल्की सी आवाज आई, सो जाओ मेरा बच्चा। हम सब चीखे और गाड़ी भगा दी। इस्लामाबाद शहर के चिराग दिखाई दिए तो लगा जैसे किसी कब्र से निकल आए हों। हम सीधे मरी रोड के एक होटल पहुंचे। जैन अब भी बोल नहीं रहा था। सुबह तक डॉक्टर आया। उसने कहा कि जैन का दिमाग शदीद सदमे में है। बिलाल ने जब मोबाइल कैमरा खोला ताकि रात की फुटेज देखे, तो उसमें एक मंजर वाज़े नजर आया। आग के सामने धुंध में चंद सेकंड के लिए वो औरत सफेद शाल में खड़ी है। उसके हाथ में वही फटी हुई गुड़िया है और पसे मंजर में आवाज गूंजती है, मेरा बच्चा कहां है। हमने वो वीडियो डिलीट कर दी, कभी दोबारा नहीं देखी। आज 5 साल बाद भी जब मैं दामने कोह के करीब से गुजरता हूं, वही ठंडी हवा चलती है। कभी कभी लगता है जैसे किसी ने आहिस्ता से कान में कहा हो, मेरा बच्चा वापस दो। कहते हैं दामने कोह की पहाड़ी पर एक औरत ने बरसों पहले खुदकुशी की थी, जब उसका बच्चा खाई में गिरकर मर गया। लोगों का कहना है कि वो अब भी अपने बच्चे को तलाश करती है। जो रात वहां गुजारता है, उसे हमेशा वही लोरी सुनाई देती है, सो जाओ मेरा बच्चा।